हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम सिंह और मैं आज आपके लिए 10th क्लास के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट डिफरेंट हैं वो लेकर आया हूँ। और आप इन डिफरेंट्स को ध्यान से देखिए और कल के आने वाले एग्जाम में आप इनको बाकायदा बढ़िया तरीके से लिख कर आइए। तो देर ना करते हुए आज मैं कम से कम आपको के लिए 10 से 12 डिफरेंट्स लेके आया हूँ और बेहतरीन बेहतरीन जिनमें से आपका पक्का एग्जाम में आने वाला है। पहला है ऑक्सी अनॉक्सी में अंतर। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, ठीक है बेटा। पहला है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। कॉपी पेन लेकर बैठे और एक लाइन से सबको पढ़ते चले। तो ऑक्सी श्वसन में जो है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला क्या पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में पहला डिफरेंस क्या है बेटा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, इन भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से, कैसे रूप से बेटा, पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से, अपूर्ण रूप से, उसमें पूर्ण रूप से, इसमें अपूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। तो पहला पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो CO2 और पानी होता है, जल होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट कहने मतलब ऑक्सीकरण के बाद जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। तो कहेंगे इसका अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। उसमें देखेंगे इसमें क्या होता है, एल्कोहल बनती है, तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल और CO2 क्या बनता है, एल्कोहल और CO2 बनता है। तो पहला पॉइंट, इसमें ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, और इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है, अंतिम लास्ट प्रोडक्ट जो जनरेट होता है, क्रिएट होता है, बनता है, वो क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एल्कोहल और CO2 होता है। तो हमने 3 पॉइंट अभी तक पढ़ लिए हैं, चौथा देखते हैं। इसमें अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कम मात्रा में बोल सकते हैं, या ना के बराबर, ना के बराबर या कम मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट है वो जल, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनती है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है बेटा, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें अधिक कम मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। पांचवा है इसके जो प्रकीर्ण होते हैं, प्रकीर्ण, सर ये प्रकीर्ण क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए
जाते हैं। इसमें जो प्रकीर्ण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं डाल देता हूँ ऊपर से थोड़ा सा, एक पॉइंट मैं डाल देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। एक बार रिवीजन का, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें अंतिम उत्पाद क्या निकलता था? CO2 और जल निकलता है। उसका अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल है। अब इसमें क्या होते हैं? प्रकीर्ण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण दिखाई दे रहा है क्या? प्रकीर्ण में दिखाई दे रहा है। प्रकीर्ण 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 कहाँ स्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसमें प्रकीर्ण कहाँ पे उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। और इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। अगला पॉइंट है, पहले ये देखो 5वां पॉइंट, इस प्रकीर्ण में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित। अच्छा, प्रकीर्ण में क्या होता है बेटा? एक प्रकार का एंजाइम होता है, एंजाइम होता है जो टूटी फूटी कोशिकाओं को रिपेयर करने में काम आता है। टूटी फूटी कोशिकाओं क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं क्या करता है बेटा? रिपेयर करने में काम आता है। क्लियर है? तो इसमें प्रकीर्ण कहाँ उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। प्रकीर्ण में क्या होते हैं? ये छोटी छोटी कोशिकाओं को, टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनको रिपेयर करने में, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करने में काम आता है। इसका जो प्रकीर्ण होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसका प्रकीर्ण कहाँ पाया जाता है बेटा? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑक्सीश्वसन का जो प्रकीर्ण है, ऑक्सीश्वसन का जो प्रकीर्ण है वो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसकी जो ऑक्सीजन क्रिया जो होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में होती है। ऑक्सीजन क्रिया जो कहाँ होती है? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे प्रकार का दिखाई देता है बेटा, कुछ ऐसे करके होता है, कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है उसकी, और ऐसे करके कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है। तो बाद में हम चर्चा करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रकीर्ण कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्रकीर्ण कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होती है। ये केवल कोशिका द्रव्य में होती है। ये केवल कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। अच्छा, ये वाली क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। और इसके जो प्रकीर्ण कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य में इसकी क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन क्रिया होती है। क्लियर है? तो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था बेटा? पहला पॉइंट क्या था? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे समझते हैं, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से क्या होता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है। इसमें अपूर्ण रूप से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 और जल बनता है। इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? अल्कोहल, शराब। ठीक है, अल्कोहल और CO2 बनता है। क्लियर है? 1 2 3 4। 5 पॉइंट क्या कहता है? इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसका प्रकीर्ण कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका प्रकीर्ण कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। एक क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है। ये केवल कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। क्लियर है बेटा? तो कोशिका द्रव्य में होती है। और लिखना चाहो तो यह क्रिया बहुत जीवों, अधिकांश जीवों में होती है। अधिकांश, ये अधिकांश जीवों में होती है। और यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है, कम जीवों में होती है, जीवों में होती है। कितने पॉइंट हो गए? 6-7 पॉइंट हो गए, बहुत होते हैं 6-7। और लिखना चाहो तो इसमें 38 ATP अणुओं का
लाभ होता है, 38 अणुओं का लाभ होता है, एटीपी अणुओं का लाभ होता है। उसमें कितना, केवल 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। इसमें 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, इसमें 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। अच्छा, ये एटीपी क्या होते हैं? ये होते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन फॉस्फेट, वो ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, एक टाइप का एंजाइम होता है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है, उनको बनाता है। तो मैं एक बार पूरे को रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने के बाद आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद आप इसको एक बार ध्यान से देखने के बाद एक कॉपी पेन लेकर नोट्स भी तैयार कीजिए। तो चलिए, ऑक्सीजन क्या है, अनऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन में अंतर बताना है, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है बेटा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा विमोचित होती है, निकलती है, प्रोड्यूस होती है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा विमोचित होती है और प्रोड्यूस होती है, निकलती है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है, और इसकी जो प्रकीर्ण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसकी जो प्रकीर्ण है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और इसकी जो कोशिका क्रिया है और अनऑक्सीजन की जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में कंप्लीट की जाती है। इसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का, ठीक है। और ये आपको समझ में आया हो तो इसको नोट कीजिए, और अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। जब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। और भी लिखना चाहो तो इसकी रिएक्शन भी है बेटा, वो मैं रिएक्शन आपको उसमें करा दूंगा, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले में, ठीक है। वैसे इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन भी है C6H12O6 वाली, 6CO2H2 6H2O वाली, ठीक है। तो वो सिंपल है, ऐसा कोई इसका इश्यू नहीं है। लेकिन जब मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कराऊंगा तो उसमें उसको लिखा दूंगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वाला ही कराऊंगा थोड़ी देर बाद, हम फोटोसिंथेसिस पे भी काम करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया हो तो अच्छी बात है। कहीं कहीं इसको एडिनोसाइन या कहीं ना कहीं इसको एडिनाइन भी कहते हैं, एस को साइलेंट कर लेते हैं, तो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये मैं अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स में से पढ़ाता हूँ, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी आपसे, और आप इतना बेहतरीन लिख के आओगे कि आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूँ आपको, ये मैं खुद बनाता हूँ स्वयं। काफ़ी मोटा नोट्स है, पूरा साइंस का पूरा नोट्स है, ठीक है। मैं इसमें से आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। काफ़ी बड़ा नोट्स है, देखो काफ़ी बड़ा नोट्स है, लेकिन इतना नहीं कराना है आपको। आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन से काम का क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। क्लियर। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में, श्वसन और श्वासोच्छ्वास, क्लियर है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम पढ़ चुके थे, कहो तो मैं एक बार और रिवीजन करा दूं उसका। ऑक्सीजन क्रिया, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहीं से भी लिख दे, ऐसी बात नहीं है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होती है, ये क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। इसकी प्रकीर्ण केवल किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसकी प्रकीर्ण किसमें पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसमें 30 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, इसमें 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जो कि एटीपी का मतलब क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्लियर है बेटा। इसमें ये अधिकांश जीवों में होती है, कम जीवों में होती है, ऐसा करके 6-7 पॉइंट आराम से लिख जाते हैं।
ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में अंतर भी यहीं पर देखिए। टाइम ना करते हुए आपका एग्जाम है, कम से कम मैं आपको इतना करा दूं, कम से कम 2 से 3 आपके डिफरेंट फंस जाए आज के एग्जाम, आज की सेशन से, ठीक है, आज की वीडियो से। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी है ये? जैव रासायनिक क्रिया। कैसी है बेटा? एक जैव रासायनिक, जीवों में होने वाला रिएक्शन है, ये जैव रासायनिक क्रिया है। ये एक अजैव या यांत्रिक के लीजिए, यांत्रिक क्रिया है, अंदर होने वाली यांत्रिक क्रिया है। यांत्रिक एक जैव रासायनिक क्रिया है, ये एक यांत्रिक क्रिया है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है? अभी भी पढ़ा है हमने। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण। ये जैव रासायनिक क्रिया है, ये यांत्रिक क्रिया है। इसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। इसके द्वारा इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर और CO2 को बाहर किया जाता है। इसको बाहर किया जाता है, इसको अंदर किया जाता है। क्लियर है? तो CO2 को बाहर किया जाता है, इसको अंदर किया जाता है। ये जैव रासायनिक क्रिया है, ये यांत्रिक क्रिया है। इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। इसमें CO2 को युक्त वायु को अंदर और CO2 वायु को बाहर किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है। इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है। और उसको किसके रूप में? अभी भी बताया, ATP के रूप में स्टोर किया जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है और इसको ATP के रूप में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। इस क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं निकलती, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, और ना ही जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो इसको स्टोर भी नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऊर्जा निकलती है और इसको स्टोर किया जाता है, ATP के रूप में संचित किया जाता है। अच्छा, इस क्रिया में प्रकीर्णकों की, एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अब इस क्रिया में क्या ऑक्सीकरण हो ही नहीं रहा है, तो प्रकीर्णकों की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर, इनसाइड ऑफ सेल, कोशिका के अंदर होती है। और ये क्रिया कोशिका के बाहर होती है, आउटसाइड ऑफ सेल। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 ही पॉइंट, 1 2 3 4 5 3 नंबर का आता है। 5 पॉइंट करा दी, काफी। दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ एक जैव रासायनिक क्रिया है, यहाँ एक यांत्रिक क्रिया है। इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होता है। कहने का मतलब ये CO2 को बाहर किया जाता है और O2 को अंदर किया जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है और जिसे किसके रूप में स्टोर किया जाता है? ATP के रूप में स्टोर किया जाता है। इस क्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं निकलती। इस क्रिया में प्रकीर्णकों की, एंजाइमों की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। ये कोशिका के अंदर होता है और ये कोशिका के बाहर होता है। 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह एक आंतरिक क्रिया है। डिफरेंट क्या है? यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह एक यांत्रिक क्रिया है। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, अर्थात CO2 वायु को अंदर को बाहर किया जाता है, O2 को अंदर लिया जाता है। इसमें ऊर्जा निकलती है जिसे ATP के रूप में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इस क्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं निकलती है। इस क्रिया में प्रकीर्णकों की आवश्यकता होती है, इस क्रिया में प्रकीर्णकों की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलो जब तक इसको नोट कीजिए, मैं तीसरे क्वेश्चन को कराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन अपना धमनी और स्राव में। तो पहला क्वेश्चन हो ही गया, दूसरा क्वेश्चन हो ही गया, तीसरा नोट्स को बना लेना बेटा अपने हाथ से, हाँ, अच्छे तरीके से। मैं डिफरेंट करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है धमनी और स्राव में अंतर। धमनी और स्राव में अंतर, धमनी और स्राव में अंतर। थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया बेटा, अब इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर लेंगे। वही क्वेश्चन से थोड़ा यहाँ टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, टाइम को थोड़ा बचा के रखिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। क्लियर है? देखो, धमनियों की भित्ति बॉल लचीली होती है, लचीली और मोटी होती है। तो डिफरेंट बिटवीन धमनी
और सिरा। जब आप स्टार्टिंग से साइंस पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम चीज़ों को हमको ये मालूम होता है व्हाट इज मीन्स धमनी, व्हाट इज मीन्स ऑफ सिरा, क्या वेन्स होती है, क्या आर्टरीज होती है। क्लियर है? तो धमनियों की भित्ति, भित्ति यानी वॉल, लचीली होती है, लेकिन साथ में कैसी होती है, मोटी होती है। धमनी की भित्ति, धमनियों की भित्ति लचीली होती है और कैसी होती है, मोटी होती है। सिराओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन लचीली तो होती है, लेकिन कैसी होती है बेटा, पतली होती है। धमनियों की भित्ति लचीली होती है और मोटी होती है। सिराओं की भित्ति पतली और लचीली होती है। सर भित्ति क्या होती है? जैसे ये बेल है और ये वाली बॉल, ये बॉल मोटी होती है और लचीली होती है, स्ट्रेचबल होती है। क्लियर है बेटा? ठीक है, कोई भी नसें हैं, नसों की बॉल मोटी और लचीली होती है। क्लियर है? स्ट्रेचबल होती है। और उसके बाद धमनी की गुहिका। सो व्हाट मीन्स ऑफ गुहिका? गुहिका, गुहिका का मतलब होता है गैप, बीच का गैप, बीच का गैप कैसा होता है, धमनियों का सकरी होती है। धमनी की गुहिका कैसी होती है, सकरी, सकरी, पतली सकरी होती है। सिराओं की गुहिका कैसी होती है बेटा, फिर चौड़ी होती है। जैसे इसकी गुहिका कैसी होती है, चौड़ी होती है, वाइट। इसकी कैसी होती है, बिल्कुल पतली। भित्ति मोटी होती है, लचीली होती है। गुहिका कैसी होती है, सकरी होती है। ये भित्ति पतली होती है, लेकिन गुहिका कैसी होती है, चौड़ी होती है, वाइड होती है। डिफरेंट पाया, इसमें थोड़ा थोड़ा पास होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण, ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण ये लाल दिखाई देती है। तो ये कैसी होती है, कलर में कैसी होती है, रेड होती है, रेडिश होती है। ठीक है। तो क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। और ब्लड में ऑक्सीजन पाने के कारण ये कैसी दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। आंखों को देख लेना, लाल होती है आंखें, आंखें यहाँ लाल होती है, लाल। ठीक है। ये इसमें ऑक्सीकृत रक्त नहीं पाया जाता, ऑक्सीकृत रक्त नहीं पाया जाता। इसमें पाया जाता है CO2 वाला रक्त। कौन सा वाला पाया जाता है, CO2 वाला रक्त। CO2 रक्त के कारण ही ये नीली दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। ये देख लेना, यहाँ पे नीली दिखाई देती है, हाथों पे देख लेना, दिखाई दे जाती है बाहर। ठीक है। और सिराओं के रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है। धमनी में कपाट नहीं होते, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके आयतन में परिवर्तन, चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि इसके आयतन में घटा बढ़ा होता रहता था। इसके आयतन में परिवर्तन होता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, सॉरी पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इसमें कपाट नहीं पाए जाते। इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इसके आयतन में परिवर्तन होता रहता है। ये CO2 O2 के कारण ऑक्सीकृत होने के कारण ये लाल दिखाई देती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है और इसमें ऑक्सीकरण CO2 पाया जाता है, इसलिए नीली दिखाई देती है। इसकी गुहिकाएं कैसी होती हैं, सकरी होती है, सॉरी। इसकी गुहिकाएं कैसी होती है, चौड़ी होती हैं। ठीक है। इसकी भित्ति कैसी होती है, लचीली होती है और मोटी होती है। इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली और लचीली होती है। 1 2 3 4 और ये 5 वो होते हैं। 3 क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। तो धमनी और शिरा में एक बार अंतर और देखेंगे। धमनी कैसी होती है, धमनियों की भित्ति कैसी होती है, लचीली और मोटी होती है। शिराओं की भित्ति कैसी होती है, पतली और लचीली होती है। शिराओं की जो गुहिका होती है, बीच का जो गैप होता है, कैसा होता है वो, धमनियों का पतला कम होता है, उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये लाल दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि रीजन क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण वाला रक्त पाया जाता है, ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, इसलिए नीली होती है। इसमें CO2 वाला रक्त पाया जाता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, इसमें कपाट पाए जाते हैं। यानी कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं।
और इसका जो है धमनियों का जो आयतन है परिवर्तित नहीं होता है, स्राव का आयतन परिवर्तित होता रहता है। तो मुझे लगता है ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, धमनी में रक्त रुक रुक कर बहता और अधिक दाब से बहता है। इसमें रक्त कैसा बहता है, रुक रुक के। कैसा बहता है इसमें रक्त, रुक रुक कर, रुक रुक कर, रक्त रुक रुक कर बहता है, लेकिन अधिक दबाव अधिक होता है, प्रेशर से बहता है, अधिक दाब के साथ प्रेशर से। इसमें रक्त रुक रुक कर नहीं बहता है और आसानी से धीमी गति से बहता है और निरंतर कम दाब के साथ लगातार बहता रहता है, लगातार रक्त बहता रहता है, लगातार रक्त बहता है कम दाब के साथ, कम दाब के साथ, कम दाब के साथ, मतलब कोई भी पॉइंट रह ना जाए। इसमें रक्त लगातार बहता रहता है लेकिन कम दाब के साथ। इसमें रक्त बहता है रुक रुक कर लेकिन अधिक दाब के साथ। अगला प्रश्न है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, स्वपरागण और परपरागण क्लियर है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो बेटा नोट से जरूर बना लेना इसकी। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंस बिटवीन स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। स्वपरागण, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण, परपरागण, ठीक है, ज्यादा डिफरेंट नहीं, माइनर डिफरेंट है। यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है, ऐसे पुष्प जो द्विलिंगी होती है। अब जब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको बेटा ये, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा व्हाट इज द्विलिंगी। जब आप 12th क्लास में 11th क्लास में बायो ले लोगे, बायो होगी आपके पास, शुरुआत से पढ़ोगे या 10th क्लास में शुरू से पढ़ोगे, तो मैं आपको व्हाट इज द्विलिंगी, एक लिंगी क्या होता है। तो इसमें पुष्प कैसे पाई जाती है, केवल किसमें, कौन से पुष्पों में होती है, द्विलिंगी पुष्पों में होती है। स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होती है, लेकिन ये दोनों में होती है, दोनों में होती है, अर्थात एक लिंगी पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो, दोनों पुष्पों में ये वाली क्रिया हम दोनों होती है। तो स्वपरागण क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही होती है। ठीक है, और ये क्रिया एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है परपरागण। इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है। वर्तिकाग्र क्या होता है, ये इस प्रकार से, मैं आपको जब इसका वाला ऑप्शन कराऊंगा तो मैं पूरी बताऊँ किस प्रकार से डायग्राम बनता है, वो भी सिखाऊंगा बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ गिरती है वर्तिकाग्र पर गिरती है। तो इस कैसे डायग्राम बताते हैं वो बताऊंगा बेटा मैं। ठीक है, बाह्य दल वाले पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। अभी थोड़ा आइडिया ले लीजिए, इतना टाइम नहीं है अपने पास अभी। ठीक है, मैं आपको चित्र बनाना सिखाऊँ इस समय, इतना अभी नहीं है। क्लियर, तो क्या वर्तिकाग्र होता है, सब चीजें बताई जाएंगी। इस क्रिया में इस एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस क्रिया में उसी के परागकण या परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। और इसके जो इस क्रिया परागण अपनी ही जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस क्रिया में केवल अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, पुष्प वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ये द्विलिंगी पुष्पों में होती है, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में होती है। इस क्रिया में उसी पुष्प के परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, लेकिन इसमें गिरते तो हैं लेकिन पुष्प उसी जाति का होना चाहिए। कहने का मतलब ये गुलाब का है तो गुलाब का ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, इस क्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सर माध्यम क्या होता है, क्योंकि उसी पुष्प पर गिर रहे हैं तो कहाँ हवा उड़ा के ले जाएगी, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या हो सकता है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है और अन्य कोई कीट भी हो सकता है जिसके पैरों में
जिसके पैरों में, कीट के पैरों में गिरकर आकर फंसकर कण पर आकर दूसरे पुष्प पर आकर गिर जाए, ठीक है, दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हो सकता है जल भी हो सकता है, जल से बहकर भी जा सकते हैं, वायु मुड़कर भी जा सकते हैं और कीटों के पैरों से लगकर भी जा सकते हैं। इसके पुष्प जो होते हैं वो आकर्षणहीन होते हैं, आकर्षणहीन मतलब अट्रैक्टिव नहीं होते। इसके अट्रैक्टिव होते हैं, तो आकर्षित होते हैं, आकर्षण को कैसे होते हैं, सुगंधित हो सकते हैं, मकरंदित हो सकते हैं, आकर्षक होते हैं। आकर्षक का मतलब होता है दिखने में अच्छे हो, सुगंध ज्यादा आती हो, सुगंधित हो सकते हैं, सुगंध वाले हो सकते हैं, या मकरंद वाले हो सकते हैं, सुगंध हो महक वाले हो सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पॉइंट हुआ था, ठीक है। तो इस स्वपरागण क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होती है। स्वपरागण क्रिया के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जो पुष्प होते हैं वो आकर्षणहीन होते हैं। परागण क्रिया दोनों पुष्पों में होती है, एक लिंगी पुष्प में भी होती है और दो लिंगी पुष्प में भी होती है, और अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं इसके परागकण। माध्यम की आवश्यकता होती है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, कीट भी हो सकता है। आकर्षण वाले होते हैं इनके पुष्प, और सुगंधित वाले होते हैं, और मकरंद वाले होते हैं। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको तीनों चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इनको नोट कीजिए, बढ़िया तरीके से याद कीजिए बेटा, और आगे की क्लास कंटिन्यू कीजिए समझ में आ रहे हो तो। अभी और क्वेश्चन भी हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन है अभी, इनको ध्यान से देखिए, एक बार रिपीट कीजिए फिर समझिए, ठीक है बेटा।